Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2. Unit 2 is Personality Disorder. Unit 2 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year Counseling Psychology students. This video is for you guys. आज हम बात करेंगे क्योंकि ये पहला वीडियो है इस यूनिट से पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर, तो हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ही समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कैसे डायग्नोस करें, कौन से फीचर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है जो टॉपिक्स मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगी। मैंने इस तरह से डिवाइड किया है पूरा सिलेबस सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बार बार फ्लक्चुएशन अगर होता है इन्फॉर्मेशन में सो पीपल गेट कन्फ्यूज्ड। सो इसीलिए मैं टॉपिक्स में जंप लगा के वो वाले टॉपिक्स साथ में करवा रही हूँ जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड देन वो एक सीक्वेंस प्रॉपर बन जाएगा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा कि हम किस तरह से चीज़ें करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम पर्सनैलिटी समझेंगे। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल जिसकी जो वो क्वालिटीज़ को लेकर जिन क्वालिटीज़ को कोई इंडिविजुअल कैरी करता है उसको हम पर्सनैलिटी का नाम दे देते हैं, और वही उसकी एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। किसी में जैसे कि कोई ज़्यादा एग्रेशन को कैरी करता है, कोई बहुत साइलेंट नेचर का होता है, सो ये उसकी पर्सनैलिटी की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। किस तरह से इंसान बिहेव कर रहा है, किस तरह से वो फील करता है, या उसका थॉट पैटर्न किस तरह का, किस तरह की वो सोच रखता है, वो सारे उसकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट होते हैं। तो अगर हम देखें तो कोई भी इंसान किसी सिचुएशन में बहुत फ्लैक्सिबल होता है। कभी भी वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता रहता है। तो जैसे जैसे इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता रहता है वैसे वैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होने लगती है। वो सीखने लगता है कि उसको कैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कोप करना है या अच्छे से उस सिचुएशन से बाहर आना है। ये तो हो गया एक नॉर्मल इंसान की बात। लेकिन अगर किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो क्या होता है? अगर किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो उस इंसान को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। वो परेशान हो जाता है बहुत जल्दी, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है बेसिकली हम उसको डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ को में डालते हैं पर्सनैलिटीज़ को। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी होती है जिसमें हमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम डिवाइड कर देते हैं। अगेन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो किस तरह के बेसिक लोग होते हैं। वो लोग होते हैं वो थोड़े क्रॉनिक से होंगे, इनफ्लैक्सिबल होंगे, माल एडेप्टिव होंगे। ये 3 चीज़ें इनमें देखने के लिए मिलेगी। मतलब जल्दी से अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते किसी भी सिचुएशन में। तो माल एडेप्टिव पैटर्न की अगर बात करें, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो हमें देखने के लिए मिलता है। वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से फील करते हैं, किस तरह का बिहेव करते हैं। ये सारी चीज़ों में हमें उनका माल एडेप्टिव पैटर्न नोटिस होता है। अगेन सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फीचर इन इन लोगों में ये देखा गया है कि जो इनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है वो बहुत नेगेटिव होती है। यानी जिन लोगों के साथ भी इनके रिश्ते बनते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं या ये रिश्तों को मेंटेन नहीं कर पाते। इन लोगों को अगर ट्रीट ना किया जाए सो ये ढंग से अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाते, एन्जॉय नहीं कर पाते, एक मीनिंगफुल और रिवार्डिंग रिलेशनशिप दूसरों के साथ नहीं बना पाते। और इनकी जो रिलेशनशिप होती है वो जनरली इस तरह की होती है कि हमेशा इनकी रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज़ देखने के लिए हमें मिलेंगी। तो कभी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जब हम डायग्नोस करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी में फ्लॉज़ है। हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये हमेशा गलत ही इंसान होगा, हम इस तरह से उसको नहीं बोलेंगे। इन इन लोगों को ये सिर्फ दूसरों को जो भी हो, लेकिन ये खुद जिनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ये बड़ी पेनफुल लाइफ जीते हैं। इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है खुद की पर्सनैलिटी की वजह से। सो इसीलिए डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब किसी की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। अगर ओवरऑल रिसर्च और जो स्टडीज़ हुई हैं वो क्या बताती हैं, वो हमें बताती हैं कि रफली 10% एडल्ट ऐसे हैं जो डायग्नोस हुए हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ये ऐसे ही इंडिपेंडेंटली हम नहीं समझ सकते। यानी कि कोई एक नॉर्मल इंसान खड़ा है, हेल्दी पर्सनैलिटी खड़ी है, और एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इंसान खड़ा हुआ है,
तो हम उसको नहीं पहचान पाएंगे कि उसके साथ कोई ऐसी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल विजिबल नहीं होते। जैसे कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो विजिबल होता है, जैसे फीवर आ गया, फीवर हमें दिख रहा है कि हाँ चलो इसको फीवर है, बीमार है। लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों में ऐसा विजिबल ट्रेट नहीं होता कि हम पकड़ के बोलें कि अरे ये तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, ऐसा नहीं होता। सो इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो है जो नॉर्मल पर्सनैलिटी का एक स्पेशल कैटेगरी है। जैसे कि अगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स दें तो बहुत सारी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर होती है। उनमें से भी फिर वैरायटी होती है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है कि क्या है ना। सो इसी तरह से पर्सनालिटीज़ भी तरह तरह की होती हैं। उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, या कुछ ऐसी होती हैं जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आने लगती हैं। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिफरेंट क्लस्टर्स में बांटे गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, जो हम आगे के वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम किस तरह से लें, किन चीज़ों को हम देखें उनमें, सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है इंसान। सो ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, मतलब आपको एक आम तौर पे कोई ना कोई मिल ही जाएगा जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। और बहुत तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऐसा भी होता है कि एक इंसान को दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, मतलब दो दो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कैरी करते हैं लोग। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है ये लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, मतलब बहुत लंबे तक चलने वाला होता है, माल एडेप्टिव होता है, यानी इंसान ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता, इनफ्लेक्सिबल वेज होते हैं उसके एनवायरनमेंट को रिलेट करने के लिए, मतलब वो नॉर्मली हर चीज़ को नहीं देखता, वो किसी और तरीके से सोचता समझता है चीज़ों को। सो जो डिसऑर्डर है ये बचपन में भी नोटिस किया जाता है। अगर बचपन में नहीं दिखा तो अर्ली एडोलेसेंस में ये चीज़ दिखाई देती है, एंड ये एडल्ट लाइफ तक कंटिन्यू होती है, ये वाली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी अप्रोच भी बहुत लिमिटेड होती है, मतलब ये ज़्यादातर सिचुएशंस में एक ही तरह का एक्टिविटी शो करते हैं, एक ही तरह की थिंकिंग प्रोसेस एंड बिहेवियर को शो करते हैं। तो इनका जो रेस्पॉन्सेस की रेंज होती है वो बहुत रिजिड और नैरो होती है, मतलब हर एक सिचुएशन में एक पर्टिकुलर टाइप से ही वो हैंडल करेंगे या रिएक्ट करेंगे या बिहेव करेंगे। सो इनको बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में, इमोशंस को कंट्रोल करने में, एंड इनका परसेप्शन जो खुद के लिए या दूसरों के लिए होता है ये भी बड़ा डिस्टॉर्टेड सा होता है, मतलब नॉर्मल तरीके से ये नहीं सोचते हैं, ये कुछ और ही घुमा के उस चीज़ को देखने लगते हैं और समझने लगते हैं। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये इंडिविजुअल्स कौन से, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा पेन सफ़र करते हैं, और इनको बहुत मुश्किल होती है अपने घर पे, काम पे या रिलेशनशिप को मेंटेन करना या नॉर्मली फंक्शन करना इन तीनों सिचुएशंस में। जो भी फैमिली फैमिलीज़ जिनमें ये इस तरह के किसी इंसान में, जिन्होंने इस तरह के एपिसोड्स देखे हैं जिसमें बहुत एक्सप्लोसिव एंगर दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम डिप्रेशन, इस तरह का डिप्रेशन जिससे बेड से भी नहीं उठ रहा वो इंसान, या उसको सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ म्यूटिलेशन जिसे कहते हैं, अपने आप को ही खुद को कट लगा रहा है, बर्न कर रहा है, इस तरह का खुद को हार्म कर रहा है। तो ये सब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डायरेक्ट इंडिकेशंस होते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं ऐसे लोग, और या फिर उनके फैमिली मेम्बर में जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो उसने किया हो। तो ये फैमिलीज़ में देखने के लिए मिलता है जिनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इशू होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, खुद को हार्म करना, सुसाइड अटेम्प्ट्स करना, इस तरह की चीज़ें, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं हमेशा जब इनको ट्रीट करने के लिए लाया जाता है तो इनके लव्ड वंस ही इनको लेके आते हैं, खास तौर से वो लव्ड वंस जिन्होंने हर एक चीज़ कोशिश कर ली है उसको ठीक करने के लिए लेकिन वो ठीक ना हुआ हो, तब उसको लेके आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने सुनीता के नाम पे दिया है। एक लड़की है सुनीता जो 37 ईयर्स की हैं, मैरिड हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, और ये हमेशा अनस्टेबल मूड इनको फील होता है और ये अपने आप को खुद हार्म करती रहती हैं और स्ट्रेस्ड फील करती हैं और अकेली अलग से रहने लगती हैं, लोगों से के बीच में नहीं रहती हैं, एंड हमेशा एम्प्टी और बोर्ड फील करती हैं। ये अल्कोहल और ड्रग का अब्यूज़ करती रही हैं पास्ट में, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म को लेकर, और कोई अगर इनको कुछ बोल दे तो बहुत गुस्से में रिएक्ट करती हैं। तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये
एडोलेसेंस में ही दिखने को मिल जाते हैं, और अगर एडोलेसेंस में नहीं दिखे तो अर्ली एडल्टहुड में पक्का दिख जाते हैं, एंड कभी कभी तो ये चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। और जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनको बड़ा मुश्किल होता है कि वो किस तरह से दोस्ती स्टार्ट करें, या अगर दोस्ती स्टार्ट हो गई या रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई तो उसको मेंटेन कैसे करें। उनको बहुत मुश्किल होती है दूसरों के साथ चीज़ें हैंडल करने में। जिनको माइल्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है वो फिर भी नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं, किसी तरह मेंटेन कर लेते हैं। और लेकिन जब भी इनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आने लगता है, माइल्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केस में अगर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लगता है तो इनके सिम्टम्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो इनको सीरियसली अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इनके ये किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से फील करते हैं, और इनको बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ से कोप करने में। तो फ्रेंड्स, ये तो था जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या क्या होता है। मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगी, जैसे मैंने ऊपर आपको हाईलाइटेड सेक्शन में बताया था कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये जो ऊपर जो मैंने छोड़ा है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, जो इसी से रिलेटेड है उस पर मैं आ रही हूँ, क्योंकि ये छोटे टॉपिक हैं और ये इसमें कवर किए जा सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में DSM-4 के ऊपर हमें ये सिलेबस दिया है, जबकि DSM-5 भी आ चुका है। बट फिलहाल अभी हम, क्योंकि इसमें जो दिया है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो DSM-4 में एक्सेस 1 और एक्सेस 2 होता है, दो कैटेगरी बताई गई हैं। DSM-4 में जो एक्सेस 2 है वो है जिसमें जो इंसान को प्रॉब्लम होती है वो परमानेंट होती है, परमानेंट डिसऑर्डर माना गया है एक्सेस 2 में एग्जिस्ट जो करता है। और ये ऐसा है जिसमें एक्सेस 2 में जिनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैलकुलेट होती है वो लोग वो होते हैं जो उनको कोई डिफ़िकल्टी होती ही नहीं है, उनको महसूस ही नहीं होता कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को लेकर, एंड उनको क्लिनिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता उनको, जो एक्सेस 2 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आएंगे। जो एक्सेस 1 में डिसऑर्डर आते हैं वो सिम्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन हुई, कोई ऐसी इवेंट हुए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से बीमारी या सिम्टम्स आ गए, एक्टिव हो गए, लेकिन जैसे ही वो सर्कमस्टेंसेस ठीक होती हैं ये सिम्टम्स भी चले जाते हैं। वो एक्सेस 1 का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। जो एक्सेस 1 में डिसऑर्डर्स आएंगे वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे, मतलब अपने सिम्टम्स लेके आएंगे, और ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है उनको, एंड दे एग्री अपॉन इट कि हाँ ठीक है हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एक्सेस 2 वाले तो डिनाई करते हैं कम्प्लीटली कि हमें ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं है, जो है सो है, ऐसा ही है हम। इस तरह से जो क्लिनिशियंस हैं वो भी इस चीज़ में वेरी करते हैं। कई क्लिनिशियंस बोलते हैं कि बहुत हाईली अनप्रिडिक्टेबल अगर कोई पेशेंट आता है और साइकियाट्रिस्ट रूम में एकदम एकदम से घुस जाता है, बिना ऐसी कोई एक्टिविटी करते हुए एकदम से घुस जाता है, तो जो साइकियाट्रिस्ट है वो उसको हो सकता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में डायग्नोस कर दे। और हो सकता है दूसरा कोई क्लिनिशियन है वो उसको कोई और डिसऑर्डर बता दे, जैसे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बता दे, है ना। तो डायग्नोस्टिक मेथड्स जो होते हैं वो क्वेश्चनेयर पे बेस्ड होते हैं। बेसिकली हम क्वेश्चनेयर देते हैं एंड फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं, उसके मार्किंग देखते हैं, उसके बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं। तो जो क्वेश्चनेयर्स होते हैं बहुत अनरिलायबल हैं, क्योंकि कोई नाटक भी तो कर सकता है, जो वो है नहीं वो बता दें आंसरिंग में तो क्या होगा। सो इस वजह से नाउ लास्ट टॉपिक जो आज का वीडियो है उसमें है फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके पास मान लीजिए कोई आता है और वो बोलता है उसको आपको पता लगाना है कि उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या नहीं है, तो आप क्या देखोगे इसमें। जो फीचर्स है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, पहला है अर्ली ऑनसेट। हमेशा जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो ये कम से कम चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिनको चाइल्डहुड में नहीं हुआ उनका लेट एडोलेसेंस में तो पक्का एविडेंट होता है। यानी क्या वो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको ये देखना है क्या वो बचपन से ऐसी चीज़ें कर रहा है। अगर बचपन से नहीं कर रहा तो क्या लेट एडोलेसेंस के टाइम पे उसने वहाँ से शुरू किया है, अभी लेट एडोलेसेंस से ही ऐसी एक्टिविटी है उसकी, या अर्ली एडल्टहुड में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अर्ली ऑनसेट होता है इसका। दूसरा जो आपको देखना है वो स्टेबिलिटी देखना है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं है जब ये चीज़ें हो रही हैं, ये हमेशा ही ऐसा करता है, दिन रात सुबह शाम आगे पीछे, कोई भी मौसम हो, कोई भी सीज़न हो, कोई भी ईयर हो, हर रोज़ अगर वो इसी तरह की एक्टिविटी करता है, ये चीज़ आपको नोटिस करना है। थर्ड, परवेजिव। परवेजिव मतलब कितना वाइड रेंज पे वो असर डाल रही है उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनल सिचुएशन में, सोशल सिचुएशन में, ऑक्यूपेशनल सिचुएशन में। क्या वो अपने घर पे, बाहर और अपने जॉब पे तीनों जगह ही सेम तरह की एक्टिविटी करता है,
तो ये परवेजिवनेस हो जाएगी कि हर जगह एग्जिस्ट कर रही है उसकी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट माल एडेप्टेशन, मतलब वो कहीं पे भी सेट नहीं हो पाएगा, उसको हमेशा पर्सनल डिस्ट्रेस रहेगा, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग भी इम्पेयर्ड रहेगी, ठीक से कहीं पे भी परफॉर्मेंस नहीं देगा, कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देगा जिससे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिसको आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए ध्यान में रखना है जब भी आप किसी का डायग्नोसिस करोगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जहां हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को समझने की कोशिश की, उसके फीचर्स देखे हमने, और किस तरह से एक्सेस 1 एंड एक्सेस 2 की कैटेगरी अलग अलग होती है वो हमने समझने की कोशिश करे, किस तरह से हम डायग्नोस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट्स बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। अच्छा लगता है जब आप अच्छे शब्द बोलते हैं मेरे लिए, और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ और ज़्यादा करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बाय बाय।